बच्चों रोटेशन स्टार्ट करने से पहले जरा हम लोग लीनियर मोशन को एक बार रिकॉल कर लेते हैं। देखिए लीनियर मोशन जब हम लोग पढ़ रहे होते हैं तो जो हमारा ऑब्जेक्ट होता है जिसकी मोशन को हम लोग ऑब्जर्व कर रहे होते हैं वो एक पॉइंट ऑब्जेक्ट की तरफ से हम ट्रीट करते हैं। लेकिन जब रोटेशनल मोशन की बात आती है तो ऑब्जेक्ट हमारा पॉइंट ऑब्जेक्ट नहीं होता। हमारा जो ऑब्जेक्ट होता है वो एक कॉम्प्लेक्स ऑब्जेक्ट होता है जिसको हम लोग बोलते हैं रिजिड बॉडी। तो इस पूरे चैप्टर को समझने के लिए सबसे पहले हमें समझना पड़ेगा कि एक रिजिड बॉडी क्या होती है। बेसिकली क्या है रिजिड बॉडी? मल्टी पॉइंट ऑब्जेक्ट। बहुत छोटे छोटे पॉइंट ऑब्जेक्ट के कलेक्शन से एक रिजिड बॉडी तैयार होता है। लेकिन रिजिड बॉडी को डिफाइन करने के लिए ऐसे तो बहुत सारी चीजें मल्टी पॉइंट से मिलकर बनी होती हैं, तो जरूरी नहीं है कि उसको हम लोग रिजिड बॉडी बोले। बट हाँ, प्राइम कंडीशन यही है कि वो मल्टी पॉइंट ऑब्जेक्ट होना चाहिए। बट इसमें सबसे इंपॉर्टेंट कंडीशन क्या है कि मान लीजिए हमारे पास एक मल्टी पॉइंट ऑब्जेक्ट है, ठीक है, इसमें बहुत सारे पॉइंट पार्टिकल्स हैं, ठीक है, और अगर इस ऑब्जेक्ट के मोशन को हम लोग इस रेफरेंस फ्रेम में देखें तो मान लीजिए एक पार्टिकल जो इस बॉडी का हिस्सा है, पार्ट है, उसका इस पॉइंट से डिस्टेंस या पोजीशन इसकी लेट्स से r1 है, और एक ऑब्जेक्ट जो पॉइंट ऑब्जेक्ट इसी रिजिड बॉडी का हिस्सा है उसकी पोजीशन r2 है, ठीक है। तो अब ये सही मायने में रिजिड बॉडी तब कहलाएगा जब ड्यूरिंग द मोशन ऑफ दिस ऑब्जेक्ट इनके बीच का सेपरेशन चेंज ना हो। मतलब अगर हम बात करें ये डिस्टेंस क्या होगा r2 माइनस r1, तो ये जो r2 माइनस r1 है यानी कि सेपरेशन बिटवीन एनी टू पॉइंट ऑब्जेक्ट इट मस्ट बी कांस्टेंट। तो सो रिजिड बॉडी के एक पॉइंट की पोजीशन माइनस दूसरे पॉइंट की पोजीशन के बीच का गैप यानी कि डिस्टेंस बिटवीन एनी टू पॉइंट्स विद इन द रिजिड बॉडी मस्ट बी कांस्टेंट। ये कांस्टेंट होना चाहिए। ये बेसिक डेफिनेशन है रिजिड बॉडी का। तो रिजिड बॉडी में दो चीजें होनी चाहिए, एक तो वो मल्टी पॉइंट ऑब्जेक्ट होना चाहिए, और अगर वो मल्टी पॉइंट ऑब्जेक्ट है तो उसके किसी भी दो पॉइंट के बीच का डिस्टेंस कभी भी चेंज नहीं होना चाहिए, तभी वो रिजिड बॉडी कहलाएगा। तो बच्चों आइए रिजिड बॉडी के डेफिनेशन को थोड़ा और बेहतर तरीके से समझने के लिए एक क्वेश्चन करते हैं। मान लीजिए कि हमारे पास एक रिजिड बॉडी है, ठीक है, ये एक किसी भी आर्बिट्ररी शेप का एक ऑब्जेक्ट है और इसमें बहुत सारे पॉइंट्स हैं। मान लीजिए कि इस रिजिड बॉडी का मोशन इस तरह से हो रहा है कि किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट लेट्स से ए की वेलोसिटी मान लीजिए va है इस डायरेक्शन में, और एक कोई और पॉइंट लेते हैं लेट्स से पॉइंट b इसी बॉडी के अंदर, और उसकी वेलोसिटी मान लेते हैं ये है vb, ठीक है। तो va एक पॉइंट का जो मोशन है जो उसकी वेलोसिटी है वो इस डायरेक्शन में है और दूसरे पॉइंट की वेलोसिटी इस डायरेक्शन में है, और अगर इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करते हैं तो मान लीजिए ये लाइन ऑफ ज्वाइनिंग देयर सेंटर्स है, ठीक है। और सपोज करते हैं कि ये एंगल अल्फा है, जो वेलोसिटी और द पार्टिकल ए जो ए बी लाइन को ज्वाइन करने वाली लाइन के साथ जो एंगल बना रहा है वो अल्फा है, और vb यानी कि वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल b इस ab लाइन के साथ एंगल बना रहे हैं वो है बीटा। तो क्या आप बता सकते हो कि va एंड vb में क्या रिलेशन है? जरा सोचो। आप लीनियर मोशन में अगर हम चलते हैं और मान लेते हैं कि दो ऑब्जेक्ट है हमारे पास, ठीक है, दो ब्लॉक ले लीजिए, ठीक है, दो ब्लॉक है और ये एक स्ट्रेट पाथ पे मोशन कर रहा है, इनके बीच का सेपरेशन लेट्स से 10 मीटर है और इसके बीच का सेपरेशन चेंज नहीं होना चाहिए। तो इसके लिए क्या जरूरी है कि अगर ये 5 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से इस डायरेक्शन में जाए
तो इस पार्टिकल को भी 5 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से जाना होगा, तभी इनके बीच का सेपरेशन 10 मीटर मेंटेन रहेगा। कहने का मतलब यह है कि रिलेटिव वेलोसिटी अलोंग दिस डायरेक्शन मस्ट बी 0, यानी कि वेलोसिटी ऑफ B माइनस वेलोसिटी ऑफ A अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग देयर सेंटर्स मस्ट बी 0। तो रिलेटिव वेलोसिटी 0 होनी चाहिए, तभी सेपरेशन कांस्टेंट रहेगा, सेपरेशन फिक्स्ड रहेगा। अदरवाइज वो सेपरेट भी हो सकते हैं और उनके बीच का गैप जो डिस्टेंस है वो कम भी हो सकता है। तो इसी फंडे को यूज करेंगे यहां पे, और VA का अगर एक कंपोनेंट इस डायरेक्शन में लें तो वो क्या होगा, VA cos ऑफ अल्फा, और अगर VB का यही इसी डायरेक्शन में अगर कंपोनेंट लें तो क्या होगा, VB cos बीटा। अब B इस डायरेक्शन में VB cos बीटा के स्पीड के साथ मूव कर रहा है और A पार्टिकल VA cos अल्फा के स्पीड के साथ इसी डायरेक्शन में मूव कर रहा है। तो इन दोनों का रिलेटिव वेलोसिटी क्या होनी चाहिए, 0, बिकॉज इनके बीच का सेपरेशन कभी नहीं बदलता क्योंकि ये रिजिड बॉडी है। ठीक है, तो डेफिनेशन यही कहता है कि रिजिड बॉडी के बीच में रिजिड बॉडी के अंदर कोई भी दो पॉइंट्स के बीच का गैप नहीं बदलना चाहिए, यानी कि रिलेटिव वेलोसिटी अलोंग द लाइन जॉइनिंग देयर सेंटर मस्ट बी 0। तो रिलेटिव वेलोसिटी कैसे लिखेंगे, वेलोसिटी ऑफ B विद रिस्पेक्ट टू A इज वेलोसिटी ऑफ B माइनस वेलोसिटी ऑफ A, बट किसके अलोंग द लाइन जॉइनिंग देयर सेंटर्स, यानी कि अलोंग AB। इस केस में AB के अलोंग रिलेटिव वेलोसिटी 0 होनी चाहिए। तो मैं VB velocity of B along this line is VB cos of beta and VA का पार्टिकल A की वेलोसिटी along this direction is VA cos अल्फा। तो ये हमारा रिलेटिव वेलोसिटी हो गया, वेलोसिटी ऑफ B विद रिस्पेक्ट टू A along AB, ठीक है, एंड इट मस्ट बी 0। सो VB cos बीटा इक्वल टू VA cos अल्फा। तो इस तरह से हम लोग यहां पे ये कह सकते हैं कि दोनों वेलोसिटीज और एंगल के बीच में यहां पे ये रिलेशन होगा क्योंकि ये एक रिजिड बॉडी है। बच्चों अब बारी है ये समझने की कि रोटेशनल मोशन क्या होता है। देखिए, जब भी हम एक पॉइंट पार्टिकल को एक सर्कुलर पाथ में मूव कराते हैं तो उसे कहते हैं सर्कुलर मोशन, लेकिन जब एक रिजिड बॉडी को एक सर्कुलर पाथ में मूव कराते हैं तो उसे कहते हैं रोटेशनल मोशन। देखिए, दोनों में क्या बेसिक फर्क है कि अगर एक पॉइंट है हमारे पास, ये पॉइंट है और इसे इस पॉइंट के अबाउट, ये मान लीजिए एक छोटा पॉइंट पार्टिकल है जिसका मास m है और ये इस पॉइंट के अबाउट जिसका डिस्टेंस लेट्स से r है, तो अगर इसको इस पाथ में मूव कराया जाए तो ये क्या कहलाएगा, सर्कुलर मोशन। ठीक है, तो ये हमारा क्या है, सर्कुलर मोशन। तो जब भी एक पॉइंट पार्टिकल को सर्कुलर पाथ पे मूव कराते हैं तो कहते हैं ये पार्टिकल का सर्कुलर मोशन है। ठीक है, लेकिन अगर हम लोग एक रिजिड बॉडी को, जैसे ये हमारा एक रिजिड बॉडी है, ठीक है, इसे अगर हम एक स्ट्रिंग के थ्रू अटैच करके इस पॉइंट के अबाउट अगर इसे घुमाएं तो इसमें जितने भी पार्टिकल्स हैं, मान लीजिए A, B, C, D, है ना, E, ये ऐसे तो इनफाइनाइट पार्टिकल्स हैं इसके अंदर, लेकिन हम लोग ये 5 पार्टिकल को कंसिडर कर रहे हैं। तो जब इसको इस पॉइंट के अबाउट ऐसे मूव कराएंगे, रोटेट कराएंगे, तो हर एक पार्टिकल क्या करेगा, सर्कुलर पाथ पे मूव करेगा। ये A का पाथ होगा, पार्टिकल A का पाथ होगा, ये पार्टिकल B का पाथ होगा, ये पार्टिकल C का पाथ होगा और ये पार्टिकल D का पाथ होगा और ये पार्टिकल E का पाथ होगा। तो इस तरह से जितने भी पार्टिकल्स हैं इस रिजिड बॉडी के अंदर, वो हर एक पार्टिकल सर्कुलर मोशन करेगा अबाउट द सेम सेंटर
with same angular speed but in different radius. सबका जो पाथ होगा उसका रेडियस क्या होगा, डिफरेंट होगा. सपोज ये R1 है, ठीक है, ये R1 है ए के लिए, या RA है, ये RB है, ये RC है और ये RD है, ठीक है. इस तरह से ये RE है. तो हर एक पार्टिकल विल मूव इन अ सर्कुलर पाथ विद सेम सेंटर बट विथ डिफरेंट रेडियस. तो ऐसे मोशन को हम लोग कहते हैं प्योर रोटेशनल मोशन. तो रोटेशनल मोशन में क्या होता है, एक रिजिड बॉडी एक कॉमन सेंटर के अबाउट मूव करता है, बट उस बॉडी के लिए कोई एक रेडियस नहीं होता, क्योंकि इसमें बहुत सारे पार्टिकल हैं, तो हर पार्टिकल के लिए डिफरेंट रेडियस होता है, ठीक है. बट एक कॉमन चीज ये है कि सबकी एंगुलर स्पीड मस्ट बी सेम. तो हर एक पार्टिकल की एंगुलर स्पीड सेम होनी चाहिए रोटेशनल मोशन के अंदर, ठीक है. ओके, तो बच्चों अभी हमने देखा कि रोटेशन मोशन के अंदर रिजिड बॉडी के पार्टिकल्स एक कॉन्सेंट्रिक सर्कल के अंदर मूव कर रहे होते हैं और उनके रेडियस डिफरेंट होते हैं बट उनकी एंगुलर स्पीड सेम होती है. इस तरह के मोशन को बोलते हैं प्योर रोटेशनल मोशन फॉर अ रिजिड बॉडी. अब आइए हम लोग बात करते हैं इनकी काइनेटिक एनर्जी की. तो देखिए काइनेटिक एनर्जी बेसिकली क्या होता है, अगर हम काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ पॉइंट पार्टिकल की बात करते हैं तो क्या लिखते हैं, हाफ टाइम्स मास ऑफ द पॉइंट पार्टिकल इनटू स्पीड ऑफ द पार्टिकल स्क्वायर. ये होती है काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ पॉइंट पार्टिकल, ठीक है. ओके, अगर एक पार्टिकल, अब बात कर रहे थे कि एक सिंगल पॉइंट पार्टिकल अगर सर्कुलर मोशन कर रहा हो तो उसकी काइनेटिक एनर्जी कैसे लिखोगे. मान लीजिए इसका मास है m और इसकी एंगुलर स्पीड है ओमेगा, ठीक है, और इसका जो रेडियस है वो है r. तो हमें ये रिलेशन पता है कि v इक्वल टू ओमेगा r, ठीक है. तो अगर मैं इस पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी लिखूं तो क्या लिखूंगा, हाफ टाइम्स मास इनटू v स्क्वायर, एंड v की जगह आप क्या लिख सकते हो, ओमेगा r. तो इसकी काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, हाफ m ओमेगा r स्क्वायर, दैट इज हाफ टाइम्स m ओमेगा स्क्वायर r स्क्वायर. तो ये काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ पॉइंट ऑब्जेक्ट when it rotates about a single point which is called center in radius r. तो इसकी काइनेटिक एनर्जी हम लोग ऐसे लिखेंगे. What if अगर पार्टिकल मल्टी ऑब्जेक्ट पार्टिकल हो, मतलब जो ऑब्जेक्ट है वो मल्टी पॉइंट ऑब्जेक्ट हो, दैट मीन्स अगर वो एक रिजिड बॉडी हो तो उसकी काइनेटिक एनर्जी कैसे लिखोगे. तो भाई मान लीजिए बहुत सारे पार्टिकल हैं एक रिजिड बॉडी के अंदर. मान लीजिए ये हमारा एक रिजिड बॉडी है, ठीक है, और ये किसी पॉइंट के अबाउट, इस पॉइंट के अबाउट रोटेट हो रहा है. तो इसका ये वाला जो पार्टिकल है इस सर्कल में मूव करेगा, ये पार्टिकल इस सर्कल में मूव करेगा, ये पार्टिकल इस सर्कल में मूव करेगा, एंड सो ऑन, ठीक है. तो अगर हम हर एक पॉइंट पार्टिकल का मास मान लेते हैं m है, ठीक है, तो इसमें कितने पार्टिकल्स हैं, देयर आर इनफाइनाइट पार्टिकल्स और सबकी रेडियस अलग अलग हो सकती हैं इसके अंदर. तो अगर मैं किसी एक पर्टिकुलर ith पार्टिकल, मान लीजिए ये जो पार्टिकल है ये ith पार्टिकल है, कोई रैंडम नंबर ले लेते हैं, वो उस नंबर का पार्टिकल है, तो मैं इसकी काइनेटिक एनर्जी कैसे लिखूंगा, हाफ टाइम्स mi एंड vi स्क्वायर. अगर इस पार्टिकल का नंबर ith पार्टिकल है तो इसकी स्पीड को भी हम ith स्पीड बोल देते हैं. तो इसकी काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, काइनेटिक एनर्जी ऑफ ith पार्टिकल इज हाफ mi vi स्क्वायर. तो इस तरह से हमारे पास बहुत सारे पार्टिकल्स हैं, ठीक है. तो अगर हम लोग इसमें ऐसे कर दें कि अगर इसको मैं थोड़ा ब्रेक करके लिखूं, इस चीज को ब्रेक करके लिखूं, तो मान लीजिए ये फर्स्ट पार्टिकल होता है, तो यहां पे i की जगह क्या लिखते हैं 1,
तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ फर्स्ट पार्टिकल इज हाफ टाइम्स m1 v1 स्क्वायर। इसी तरह से अगर सेकेंड पार्टिकल किसी को हमने कंसिडर किया है तो उसकी काइनेटिक एनर्जी क्या लिखेंगे, हाफ टाइम्स m2 v2 स्क्वायर एंड सो ऑन। इसी तरह से मान लीजिए टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल n है, तो nth पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी क्या लिखेंगे, हाफ टाइम्स m ऑफ nth इंटू v ऑफ nth स्क्वायर। तो इस तरह से हमारा क्या हो गया, ये हर एक पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी हमने लिख दी। तो इस रिजिड ऑब्जेक्ट की टोटल काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, तो अगर हम हर एक पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी को ऐड कर दें तो क्या आ जाएगा, तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ फर्स्ट पार्टिकल, सेकेंड पार्टिकल, थर्ड पार्टिकल, फोर्थ पार्टिकल एंड सो ऑन, तो टोटल काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी, काइनेटिक एनर्जी टोटल। ठीक है, अब इसे क्या करेंगे, लिखेंगे हाफ टाइम्स mi या m1 v1 स्क्वायर, हाफ टाइम्स m2 v2 स्क्वायर एंड सो ऑन टिल हाफ ऑफ mn vn स्क्वायर, ऐसा लिख देंगे। ठीक है, अब आपको एक चीज मैंने बताई थी कि प्योर रोटेशनल में हर एक पार्टिकल की ओमेगा सेम रहती है, तो मैं यहां पे v1 को कैसे रिप्लेस कर सकता हूं, v1 को रिप्लेस कर सकता हूं ओमेगा इंटू r1। मान लीजिए फर्स्ट पार्टिकल का रेडियस r1 है, लेकिन क्योंकि ओमेगा मान लेते हैं फिक्स्ड ओमेगा है, क्योंकि ये प्योर रोटेशन मोशन कर रहा है और सबकी ओमेगा, हर एक पार्टिकल की एंगुलर स्पीड सेम होगी, लेट्स से ओमेगा, ओमेगा वो एंगुलर स्पीड है, तो मैं v1 की जगह क्या लिख सकता हूं, ओमेगा r1 स्क्वायर। इसी तरह से सेकेंड पार्टिकल के लिखूंगा तो क्या लिखूंगा, हाफ टाइम्स m2 v2 की जगह क्या लिखूंगा, ओमेगा, क्योंकि हर पार्टिकल का ओमेगा सेम है, इंटू r2 स्क्वायर एंड सो ऑन टिल हाफ ऑफ mn vn की जगह ओमेगा rn स्क्वायर। ठीक है, तो इस तरह से मैं क्या कर सकता हूं, हाफ ऑफ ये 1 है, हाफ ऑफ ओमेगा स्क्वायर कॉमन ले सकता हूं। ठीक है, ओमेगा स्क्वायर कॉमन ले सकता हूं और क्या बचेगा यहां पे हमारे पास m1 r1 स्क्वायर, m1 r1 स्क्वायर। ठीक है, m1 और r1 का स्क्वायर, m1 r1 स्क्वायर, ओमेगा स्क्वायर मैंने ऑलरेडी ले लिया है यहाँ पे। अब इसी तरह से यहाँ पे क्या होगा, m2 r2 स्क्वायर, m3 r3 स्क्वायर एंड सो ऑन, लास्ट में क्या आएगा, mn rn स्क्वायर। ठीक है, तो इस तरह से ये टोटल काइनेटिक एनर्जी आ गई, इसको हम लोग कहते हैं रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, ओके। अब यहां पे हाफ ओमेगा स्क्वायर इंटू दिस मच, ये क्या चीज है बच्चों, ये जो पार्ट है ये क्या है। अगर हम लोग ट्रांसलेशनल मोशन के अंदर काइनेटिक एनर्जी की बात करते हैं तो वहां पे क्या होता है, अब जरा एक बारी इसको समझिए कि ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी, ट्रांसलेशनल जो नॉर्मल काइनेटिक एनर्जी आप जानते हो वो ट्रांसलेशन काइनेटिक एनर्जी है, तो ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू हाफ टाइम्स मास इनटू स्पीड स्क्वायर, ये होता है। अब देखिए यहां पे हाफ, चलिए इसके अंदर भी है हाफ, और यहां पे जैसे ये ट्रांसलेशनल मोशन है तो ट्रांसलेशन मोशन के लिए क्या यूज करते हैं, लीनियर स्पीड v, रोटेशनल मोशन के लिए क्या यूज करते हैं, ओमेगा। तो जो रोल यहां पे v का है वही रोल यहां पे ओमेगा का है, ये समझ आ रहा है, क्योंकि हाफ हाफ रोटेशनल है तो रोटेशन स्पीड का स्क्वायर, यहां पे ट्रांसलेशन है तो ट्रांसलेशन स्पीड का स्क्वायर। अब यहां पे ये है मास, ठीक है। अब ये मास क्या करता है, मास एक तरह का क्या है, इनर्शियल फैक्टर है, ठीक है। तो ये एक इनर्शिया प्रोवाइड करता है ना, तो हम ये कह सकते हैं, इसको कह सकते हैं लीनियर इनर्शिया, लीनियर इनर्शिया इंटू वी स्क्वायर। तो ये टर्म मैंने क्यों लिखा है लीनियर इनर्शिया, क्योंकि जितना ज्यादा मास होता है, ठीक है, उतनी ज्यादा हमें काइनेटिक एनर्जी देनी पड़ती है। सपोज करो कि हमें एक पार्टिकल को 1 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से
उसे मूव कराना है, और एक दूसरा पार्टिकल है वो उसको भी हमें 1 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से मूव कराना है। बट दोनों के मासेस डिफरेंट हैं। एक का मास सपोज करो 2 kg है और एक का मास है 10 kg। तो 2 kg वाले को 1 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से मूव कराते रहने के लिए जो एनर्जी चाहिए, और जो 10 kg का है उसको 1 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से मूव कराने के लिए आपको काइनेटिक एनर्जी डिफरेंट लगेगी। ठीक है, और वो एनर्जी कहां से आएगी? वर्क डन से। ठीक है, तो वर्क डन किस केस में ज्यादा करना पड़ रहा है? जब मास हैवी है, यानी कि 10 kg वाले में हमें 1 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से मूव कराने के लिए हमें ज्यादा एनर्जी डालनी पड़ेगी, ज्यादा वर्क डन करना पड़ेगा। वहीं पे जो 2 kg का ऑब्जेक्ट है उसको 1 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से मूव कराने के लिए हमें कम एनर्जी देनी पड़ेगी। तो फर्क आ रहा है, हैवियर मास के लिए सेम स्पीड से मूव कराने में ज्यादा एनर्जी देनी पड़ रही है, और स्मॉलर मास में सेम स्पीड के साथ मूव कराने के लिए हमें कम एनर्जी देनी पड़ रही है। इसका मतलब ये जो एनर्जी का सारा खेल है वो कहां से आ रहा है? मास से। यानी कि मास वो फैक्टर है लीनियर मोशन में जो रेसिस्ट करता है मोशन को, जो नहीं चाहता है कि वो मूव करे। तो इसीलिए हम उसे क्या कहते हैं? इनर्शिया, लीनियर इनर्शिया। ये चाहता है वो रेस्ट पे रहे, तो हमें जितना ज्यादा मास होगा उतना ज्यादा एफर्ट करना पड़ता है, एफर्ट लगाना पड़ता है उसे मूव कराने के लिए। तो लीनियर मोशन के लिए हमने यहां पे लीनियर इनर्शिया यूज किया, जो कि मास के बराबर है। मास को हम क्या कहते हैं? लीनियर इनर्शिया। ठीक है, अब यहां पे अगर आप कंपेयर करो तो काइनेटिक एनर्जी हाफ ओमेगा स्क्वायर सिमिलर है, सेम नहीं है, सिमिलर है। लीनियर स्पीड का स्क्वायर, सॉरी यहां पे एंगुलर स्पीड का स्क्वायर, यहां पे लीनियर स्पीड का स्क्वायर। यहां पे क्या रह गया? लीनियर इनर्शिया यानी कि मास। तो यहां पे ये जो चीज रह गई इससे कंपेयर होगा, है ना? ये वाला जो फैक्टर है, पूरा का पूरा जो फैक्टर है वो किससे रिलेट करेंगे हम? इसे लीनियर इनर्शिया से। तो लेकिन यहां पे क्योंकि लीनियर मोशन है इसलिए हम लोग इसको क्या बोलेंगे? लीनियर इनर्शिया या लीनियर मास भी कह सकते हैं। यहां पे एक्चुअली इस इनर्शियल फैक्टर को बोलते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ठीक है, तो यहां से एक टर्म आ रहा है मोमेंट ऑफ इनर्शिया, यानी कि अगर हम किसी ऑब्जेक्ट की रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी लिखते हैं तो हाफ इंटू एंगुलर स्पीड का स्क्वायर इंटू यहां पे जो चीज आएगी जिसमें जो इनर्शिया प्रोवाइड करेगी, जो रेसिस्ट करेगा मोशन को, तो रोटेशनल के केस में इसको बोलते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया। क्या बोलते हैं बच्चों? मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो इस तरह से अगर मैं इसको कंपेयर करूं इस इक्वेशन को इससे, तो हमारे पास एक टर्म आ गया, एक क्वांटिटी आ गई जिसको बोलते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ठीक है, मैं इसे लिख देता हूं मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ठीक है, वो किसके बराबर होगी बच्चों? तो ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या है? m1 r1 स्क्वायर, m2 r2 स्क्वायर, m3 r3 स्क्वायर एंड सो ऑन। तो ये मल्टी पॉइंट ऑब्जेक्ट के लिए हमने मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिख दिया। सपोज करो ये एक ही पॉइंट ऑब्जेक्ट होता तब मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है? m इंटू रेडियस स्क्वायर। तो यहां पे अगर बहुत सारे पॉइंट ऑब्जेक्ट के कलेक्शन से बना है, यानी कि रिजिड बॉडी है, तब हम लोग उसे बोलेंगे मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज द सम ऑफ mi ri स्क्वायर। तो ये जितने भी पार्टिकल्स होंगे उसके अंदर, हर एक पार्टिकल का मास इंटू उसके रेडियस के स्क्वायर के साथ प्रोडक्ट करने के बाद जितने भी हर एक पार्टिकल का ये वाला जो पार्ट है, मास रेडियस स्क्वायर, मास रेडियस स्क्वायर, मास रेडियस स्क्वायर, इन सबको क्या करेंगे? कलेक्ट करेंगे, कंबाइन करेंगे, तो उससे पूरे रिजिड बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ जाएगा। तो ये हमारा क्या है? मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ रिजिड बॉडी। तो इसका मतलब ये हुआ
कि अगर कोई रिजिड बॉडी है तो उसके साथ एक टर्मोलॉजी, एक कॉन्सेप्ट, एक क्वांटिटी हमेशा एसोसिएट रहती है, जिसको बोलते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो व्हेनेवर वी टॉक अबाउट रिजिड बॉडी की जब भी हम बात करेंगे तो इसके अंदर एक कैरेक्टरिस्टिक आ जाएगा, इसके अंदर एक टर्म आ जाएगा, इसके अंदर एक कॉन्सेप्ट आ जाएगा, वो है किसका? कॉन्सेप्ट ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया का। ठीक है, तो जब भी आप रिजिड बॉडी के बारे में सोचोगे तब आपको उसके मोमेंट ऑफ इनर्शिया के बारे में सोचना पड़ेगा। ठीक है, आई बात समझ?